गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और इस चैप्टर को लिखा है महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो हम सबसे पहले इनके बारे में समझेंगे। द्विवेदी का जन्म सन 1864 में ग्राम दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। यानी परिवार में इनके जो है पैसों की कमी थी, जिसकी वजह से इन्होंने स्कूली शिक्षा किसी तरह पूरा करके और रेलवे विभाग में जाकर नौकरी की। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा दे करके 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन इन्होंने शुरू किया और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। मतलब 1903 से शुरू किए बच्चों और 1920 तक जो है उसको चालू रखें। 1938 में उनका फिर देहांत हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति ही नहीं थे, वह एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना होता है। मतलब वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अगर उनसे आपका परिचय हुआ तो समझ लीजिए कि आपका परिचय हिंदी साहित्य के जगत से हो गया। वह हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक थे, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरावेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखक के स्थापक, समालोचक और अनुवादक भी थे। और उनकी प्रमुख कृतियां हैं बच्चों रसज्ञ, रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत, आलाप, निबंध संग्रह, संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है, महिला मोद, महिला आयोगी पुस्तक है। तो आध्यात्मिकी दर्शन की द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं जो है ये सब देखने को मिलेगा। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित किया गया है इस नाम से, जिसमें आपको उनकी पूरी रचना आपको देखने को मिलेगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली का इन्होंने जो है ज़्यादा प्रयोग किया है बच्चों। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को जो है व्यापक बनाया है कि आप जो है स्वाधीनता की चेतना जो है तभी विकसित कर पाओगे जब स्वदेश के रहने वाले लोगों की चिंता करोगे। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से पत्रिका का श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उन्हीं को मतलब बच्चों द्विवेदी जी को। उन्होंने भारतीय पुरातत्व एवं इतिहास पर खोजपरक कार्य भी किए हैं। कुछ मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। विद्वता एवं बाहुल्यता के साथ, यानी ज्ञानी तो थे ही लेकिन उनको सभी क्षेत्रों में ज्ञान था। इसके साथ साथ सरसता उनके लेखन की प्रमुख विशेषता है। मतलब इनकी जो लेखनी होती है बच्चों बिल्कुल सरल और स्वच्छ होती है कि आप उसको पढ़ो तो तुरंत समझ आए। उनके लेखन में व्यंग्य की छटा भी देखने को मिलती है, थोड़े बहुत आपकी भाषा में हंसी मजाक जैसा भी होता है। आज हमारे समाज में लड़कियां शिक्षा पाने एवं कार्य क्षेत्र में क्षमता दर्शाने में लड़कों से बिल्कुल पीछे नहीं है, ये तो सभी को पता है। किंतु यहाँ तक पहुँचने के लिए अनेक स्त्री पुरुषों ने लंबा संघर्ष किया है, ये भी सही बात है। नवजागरण काल के चिंतकों ने मात्र स्त्री शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज में जनतांत्रिक एवं वैज्ञानिक चेतना के संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया है, मतलब शुरुआत की है। द्विवेदी जी का यह लेख उन सभी पुरातन पंथी विचारों से लोहा लेता है। मतलब पुरातन पंथी यानी जो पुराने विचार वाले लोग हैं उनसे जो है टक्कर लेता है, जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते हैं। इस लेख की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया है। मतलब अगर स्त्री शिक्षा को सामने लाया जाएगा बच्चों तो परंपरा ज्यों का त्यों नहीं रहेगा, परंपरा में जो है परिवर्तन जरूर आएगा, बल्कि विवेक से फैसला लेकर के ग्रहण करने योग्य को लेने की बात की गई है। मतलब आप अपनी बुद्धि विवेक से फैसला लीजिए और उसे ग्रहण करने इसके बाद सोचिए कि औरतों को पढ़ाना गलत है या बुरी बात है। और परंपरा का जो हिस्सा सड़ गल चुका है उसे रूढ़ी मानकर छोड़ देने में ही सबकी भलाई है, ऐसा इनकी जो है कहना है। यह विवेकपूर्ण दृष्टि संपूर्ण नवजागरण काल की विशेषता है। आज इस निबंध का अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक महत्व है। तो बच्चों एक बात और समझना है कि जो ये शिक्षा की बात चल रही है, स्त्री शिक्षा के विरोधियों का कुतर्कों का खंडन, ये एक प्रकार का निबंध है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती में पढ़े लिखों का
पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। मतलब जो बड़े पढ़े लिखे पांडित्य लोग हैं, पांडित्य यानी बहुत बड़े विद्वानी लोग हैं, वहाँ से लिया गया है। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मोद पुस्तक में शामिल करते हुए इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन रख दिया। इस निबंध की भाषा और वर्तनी को हमने संशोधित करने का प्रयास नहीं किया है। मतलब इसमें जो भी भाषा और वर्तनी का प्रयोग किया गया है वही का वही आपको इस पाठ में मिलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो ये था इनका परिचय। अब आइए हम पाठ पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा के जो विरोधी हैं ऐसे कुतर्कों का खंडन। बड़े शौक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। मतलब बच्चों, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि स्त्रियां पढ़ लिख लेंगी तो हमारे घर का नाश कर सकती हैं, बाहर आने जाने लगेंगी, ज़्यादा चतुर बुद्धिमान होंगी तो मर्दों का मान सम्मान कम होगा। लेकिन ये गलत बात है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। तो आइए अब हम पाठ पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। बड़े शोक की बात है, मतलब बड़े दुख की बात है कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। बच्चों, पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग कहते थे अगर स्त्रियाँ पढ़ लिख लेंगी तो हमारे घर का नाश कर सकती हैं, मर्दों का मान सम्मान कम हो सकता है, बाहर निकलने लगेंगी। तो यही सब सोच कर लोग क्या सोचते थे कि स्त्रियों को पढ़ाएंगे तो ये घर जो है हमारा, उसके सुख का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले आज भी हमको देखने को मिलते हैं। और जो लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग ऐसे जो जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचित रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को शिक्षित करना है, कुमार्गियों को सुमार्गी बनाना है और अधर्मिकों को धर्म तत्व समझाना है, उनकी दलीलें भी सुन लीजिए। मतलब ऐसे व्यक्ति की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो अच्छे से अच्छे कॉलेज में, स्कूल में बड़े बड़े शिक्षा भी प्राप्त किए हैं, धर्मशास्त्र का ज्ञान रखते हैं, साहित्य का ज्ञान है, जो कुशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित करते हैं, कुमार्गी हैं जो गलत मार्ग पे जाते हैं आज सुमार्गी बनाते हैं, अच्छे मार्ग पे जाने की सीख देते हैं, अधर्मिकों को धर्म का जो है क्या मतलब होता है वो समझाते हैं। ऐसे लोग भी जो है छोटी सोच रखते हैं। बच्चों, ये भी जो है इनकी कुछ बातें हैं, अब आप लोग सुनिए। नंबर 1, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी। मतलब कुछ ऐसी स्त्रियां थीं जिनको, मतलब जो अपढ़ लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनसे भाषा में उनकी बात कराई गई। तो उनके बात करने के जो है विचार से, बात करने के तरीके से ये पता चला कि स्त्रियों को उस समय में पढ़ाने की कोई जो है चाल चलन नहीं थी। होती तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर देखने को मिलती या लिखी होती। तो इससे तो एक बात ये पता चला। दूसरी बात ये है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, ऐसा बोलते थे। और उदाहरण के लिए शकुंतला का नाम दे रहे हैं कि शकुंतला जो थी इतनी कम पढ़ी लिखी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। मतलब ये शकुंतला वो है बच्चों जो दुष्यंत की पत्नी थी, जिसको दुष्यंत ने छोड़ दिया था। तो क्या कह रही हैं, वो भी कम पढ़ी लिखी थी और गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक लिख सकी थी। टिस पर, यानी उस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। मतलब कहने का ये है बच्चों कि दुष्यंत ने किसी भी कारणवश से जो शकुंतला को छोड़ दिया था तो उसका जो है गलती शकुंतला के ऊपर थोप रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत उसको ज्ञान था उसी के कारण ऐसा हुआ, ना पढ़ी होती और ना पति से वो प्रत्यागता हुई होती। नंबर 3, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। मतलब जो भी भाषा में शकुंतला ने श्लोक को लिखा था वो भाषा जैसे अनपढ़ लोग होते हैं लिखते हैं उस तरह से बोलते हैं, उस तरह से थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। मतलब ऐसी सोच ऐसे लोग भी रख रहे हैं बच्चों। तो इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर अपेक्षा ही है। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्रकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। प्रकृत भाषा भी एक ऐसी भाषा है बच्चों कि जिसको अगर बोला जाए तो ऐसा लगेगा कि इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, अपढ़ के जैसा लगता है। और अगर हम प्राकृत सीख कर किसी के सामने बोलने भी जा रहे हैं तो उस व्यक्ति को ये नहीं समझना चाहिए कि इंसान जो है अपढ़ है, बल्कि वो भाषा ही ऐसी होती है।
अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत ना बोल सकती थी। संस्कृत ना बोल सकना ना अपढ़ होने का सबूत है और ना गंवार होने का। अब कोई भी व्यक्ति अगर संस्कृत में बात नहीं कर सकता है तो इसका मतलब तो ये नहीं होता है कि वो जो है अपढ़ यानी है गंवार भी है या अनपढ़ है या गंवार है, इसका ये मतलब नहीं है। अच्छा, तो उत्तरा रामचरित में ऋषियों की वेदांत वादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? यहाँ पे अब लेखक क्वेश्चन कर रहे हैं कि उत्तर रामचरित में ऋषियों की जो वेदांत वादिनी पत्नियां थी, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी वाली, वो सब कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत या कोई गंवारी संस्कृत, मतलब वो अपनी संस्कृत भाषा बोलती थी ठेठ संस्कृत में या जो है कोई गंवारी संस्कृत में। गंवार जैसे भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण जो है वो पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे। तो लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर इन सब बातों का प्रमाण कोई पहले दे देता है तो मैं मान लेता हूँ। इसके बाद मैं ये मानूंगा कि जो प्रकृत बोलने वाली स्त्रियां हैं जिनको अपढ़ या गंवार समझा जाता है, तब उनको तुम ये बात कहने का साहस कर सकते हो। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्रकृत ना थी? मतलब ये भी कोई सबूत नहीं है। सबूत तो प्रकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्रकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा ना होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते हैं? ये भी जो है यहाँ पे एक प्रमाण के रूप में सामने दिए जा रहे हैं। और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्रकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते? अगर वो एक भाषा नहीं होती, अपढ़ लोगों की भाषा होती, तो जो है भगवान जो बुद्ध थे, जो मुनि थे, शाक्य मुनि, वो सब जो है अपने चेलों को धर्मोपदेश इस भाषा में क्यों देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्रकृत में किए जाने का एकमात्र यही कारण है कि उस समय जो है यही भाषा चलती थी। ये इसका मतलब आप लोगों को ये समझना है बच्चों कि ये प्रकृत बोलने वाले जो लोग हैं वो अपढ़ या गंवार नहीं थे, उनकी भाषा ही ऐसी थी कि उस जमाने में प्रकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। अतएव प्रकृत बोलना और लिखना अनपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। ये बात हमें अपने दिल से निकाल देना है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्रकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जाता। मतलब अगर आप लोग प्रकृत भाषा को गंवार या जो है अपढ़ भाषा मानते हो तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि बड़े बड़े पंडितों ने सप्तशती पाठ, सेतुबंध, महाकाव्य, कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ जो प्रकृत भाषा में रचना किए हैं, अगर वो अनपढ़ या गंवार की भाषा होती तो इतने प्रसिद्ध जो है कवि या अखबार में संपादक के रूप में सामने नहीं आते। वो भी जो है सब जो अपढ़ और गंवार ही कहा जाता, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बंगला आदि भाषाएं आजकल की प्रकृत है। सौर सैनी, मगधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की थी। प्रकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पांडित्य होते थे, मतलब सभ्य, शिक्षित और ज्ञानी होते थे। जिस तरह की हिंदी, बंगला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं, फिर प्रकृत बोलना अनपढ़ होने का सबूत है, यह कैसे मानी जा सकती है? मतलब ये बात फिर से जो है वो प्रश्न कर रहे हैं सारे उदाहरण देने के बाद लेखक। जिस समय आचार्यों ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत ना थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे। इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्रकृत रखने का नियम किया था। तो ये यहाँ पे जो है समझा रहे हैं कि प्रकृत बोलने का कारण क्या था। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब विश्वविद्यालय ही नहीं है तो नियमबद्ध प्रणाली कैसे जो है लागू किया जा सकता है? और उल्लेख उसका कहीं भी हो रहा हो पर नष्ट हो गया हो, तो अगर उल्लेख कहीं भी हो रहा है कि था और उस ज़माने में था और इसके बाद कहीं नष्ट हो गया हो, तो क्या कर सकते हैं? मतलब इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं। पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र है? मतलब ये यहाँ पे एक जो है उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पुराने ज़माने में भी विमान अर्थात जहाज उड़ते थे, लेकिन उसको बनाने की जो विद्या है उसका कला का या विद्या का कोई शास्त्र लिखकर रखा हुआ है? आज जो लोग उसको पढ़ेंगे और बनाना चालू कर देंगे। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते दिखाए। जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ, पुराण आदि में विमानों और जहाज़ों के द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से
स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडितों के नामोल्लेख देखकर भी जो है कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तरह से कुछ पंडित लोग ऐसे होते हैं, कुछ ज्ञानी, कि जो मतलब कुछ स्त्रियां तत्कालिक स्थिति में आ करके कोई काम अगर करती हैं तो उसको मूर्ख, अनपढ़, गंवार और ऐसे जो है भाषा देते हैं उसके लिए। इस तर्कशास्त्र ज्ञाता और इस न्यायशीलता की बलिहारी वेदों को प्रायः सभी हिंदू ईश्वर कृति मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उसका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझें। शीला और विद्या आदि कौन थी? ये सब प्रश्न कर रहे हैं लेखक। वह स्त्री थी या नहीं जो इतने बड़े बड़े मतलब उनके बारे में क्यों बातें कर रहे हैं? इसलिए कि उनको बहुत ज्ञान था। बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई या नहीं? षड्गांधार पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद रचना उद्धृत है, मतलब दिया गया है, वह क्या अपढ़ थी? इस तरह से जो है लेखक सारी बातों को यहाँ पे पूछ रहे हैं। जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा ना थी। क्यों ऐसा? कौन विज्ञ यानी कौन ज्ञानी ऐसी बात मुख से निकालेगा? अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी होगा तो इस बात को कौन स्वीकार करेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अगर मान लो कोई कहता भी है तो इस बात को स्वीकार कौन करेगा, कौन मानेगा? इस तरह से जो है लेखक तमाम बातों को लेकर स्त्रियों पर प्रश्न कर रहे हैं। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय घंटों पांडित्य प्रकट करे, मतलब घंटों वो जो है ज्ञान बांटी, ज्ञान दी सबको। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मा वेदियों को हरा दे। मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब! इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकती है? तो स्त्रियां जो है पढ़ी लिखी हो नहीं हो तो भी अगर ऐसा काम करती हैं तो फिर जो है इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यह सब पापी पढ़ने का अपराध है। वह ना पढ़ती ना वह पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। अब अगर वो लोगों ने ऐसा काम किया है, अपने पत्नियों को हराया है, तो यहाँ पे समाज उनको क्या कह रहा है कि ये सब पापी पढ़ने का, यानी पढ़ने को क्या बोल रहे हैं? अपराध और पापी बोल रहे हैं कि पढ़ने का ये सब जो है कारनामा अगर नहीं पढ़े होती तो अपने अपने पुरुषों को ये सब कभी नहीं हरा पाती। ये सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही है कुफल, यानी ये कोई अच्छा फल नहीं है, उनको पढ़ाने का ये दुष्फल है। समझें? स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, ये कौन सी बात हुई बच्चों? कि स्त्री अगर पढ़ती हैं तो वो कालकूट है, मतलब मृत्यु के समान है, और पुरुष पढ़ते हैं तो वो अमृत के समान है। ऐसे ही दलीलों और दृष्टांतों यानी उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। तो ये क्या संभव है बच्चों? आप लोग ही बताइए। तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। जब स्त्रियां नहीं पढ़े लिखेंगी तो भारत का गौरव, भारतवर्ष का उन्नति कैसे होगा? मान लीजिए कि पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी ना थी, ना सही, उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत ना समझी गई होगी, पर अब तो है। क्या अब भी ऐसा संभव है बच्चों? तो नहीं। अतएव पढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो पढ़ाना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं तोड़ा है? तो आप लोग बताइए। तोड़ दिया है? तो हाँ, तोड़ा है। तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ देते हैं, यानी अब हम वर्तमान में स्त्रियों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, उनको भी शिक्षा जरूर देंगे। ये जो पुरानी परंपरा है अब हम इसे ख़त्म कर देते हैं। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को क्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। जो भी स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उनको अपने मन में क्षण भर के लिए ये कल्पना जो है नहीं रखनी चाहिए कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं देना है, या पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थीं अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा ना थी। ऐसी बात तो बिल्कुल उनको सोचने ही नहीं देना है। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद् भागवत 10 स्कंद के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ाना चाहिए। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो प्रूफ मांगते हैं, तो उनको ये श्रीमद् भागवत और 10 स्कंद के उत्तरार्ध का जो 53वां अध्याय है उसको पढ़ने के लिए दे देना चाहिए। उसमें उनको पता चल जाएगा कि स्त्रियां पढ़ लिख कर कितनी अच्छी थी, कैसी थी। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने एक जो लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिख कर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था,
वह तो प्रकृति में ना था, उसके प्रकृति में होने का उल्लेख भागवत में तो नहीं है। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य यानी बुद्धि दिखाया है वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गंवारपन का सूचक भी नहीं है। पुराने ढंग से पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं बच्चों कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा गवाह मांगता है कि कौन पढ़ता था पुराने जमाने में, तो उनको ये श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद उत्तरार्ध का जो 53वां अध्याय है उसको पढ़ने के लिए दे देना चाहिए। उसमें रुक्मिणी ने किस तरह से पत्र लिखा था वो उनको अच्छे से पता चल जाएगा कि स्त्रियां उस जमाने में भी पढ़ती थीं। इस दशा में यदि उनमें से कोई यह कहे कि सभी प्राकालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी, कोई अगर इस दशा में ऐसा बोले कि सभी प्राचीन काल की स्त्रियां अनपढ़ होती थी, तो उसकी बात पर विश्वास करने की कोई ज़रूरत अपने को नहीं है, क्योंकि ये बात गलत है। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जाएगी। तो इसीलिए हम इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उसकी विद्या और शिक्षा का परिणाम समझना चाहिए। तो सही बात है बच्चों, अगर कोई भी स्त्री पढ़ लिख कर कुछ गलत कर देती है तो अगर उसको ये माना जाता है, समाज ये मानता है कि पढ़ने लिखने का नतीजा है, तो पुरुष भी तो बहुत सारे ऐसे होते हैं समाज में जो गलत काम करते हैं, तो उनको भी यही समझना चाहिए ना कि पढ़ने लिखने का ये नतीजा है, ना पढ़े होते ना ऐसा काम करते। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने का ही परिणाम है तो सारे कॉलेज स्कूल और पाठशालाएं बंद कर देनी चाहिए। क्यों चालू करनी चाहिए? क्योंकि इंसान पढ़ लिख कर भी अगर ऐसा काम कर रहा है जिससे लोगों को ठेस पहुंच रहा है, दुख हो रहा है, तो स्कूल कॉलेज की या पाठशाला की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे बंद ही कर देना चाहिए। परंतु विपक्षतों, वाद व्यवथितों और ग्रह ग्रस्तित्व के सिवा ऐसी दलीलें पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। यही जो 3 लोग हैं, यही लोग जो है ऐसी बातों को लोगों के सामने लाते हैं। शकुंतला ने दुष्यंत को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई थी? मतलब अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं लेखक, क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकर गए? अगर दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया और अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं तो क्या पत्नी उसको ऐसा बोलती कि शाबाश तुम बहुत अच्छा कर रहे हो? अरे गलत कर रहे हैं तो उनको गलत बोला तो इस पे वो रुष्ट हो गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा काम जो मेरे साथ किया है ऐसा कह करके वो झूठ जो है नहीं जतला सकती थी। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उससे ऐसी आशा रखते हैं वे मनुष्य स्वभाव का किंचित भी ज्ञान नहीं रखते। अगर तुम पत्नी के ऊपर रात दिन कष्ट दे रहे हो, घोर से घोर अत्याचार कर रहे हो और फिर ये आशा रखते हो कि मेरी पत्नी मुझे पूजे, तो ये जो है संभव नहीं है। सीता से अधिक साध्वी पुत्री नहीं सुनी गई होगी। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुई शकुंतला से दुष्यंत के विषय में दुर्वाक्य कहाया है, उसी ने प्रत्याक्ता होने पर सीता ने रामचंद्र के विषय में क्या कहा है, सुनिए। वाच्यस्तवया मध्यचनात् सा राजा वह्यो विशुद्धमति एक्समक्षम मा लोकवाद शरणवाद हासी श्रुतस्य तत्क्रियम सादृश्यम पुलस्य। यानी कहने का मतलब ये है कि जो है यहाँ पे कह रहे हैं लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि, इसका अर्थ है बच्चों जो संस्कृत यहाँ पे 4 पंक्ति दी गई उसका अर्थ नीचे दिया जा रहा है कि सीता कह रही हैं कि लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। मतलब मैंने आग में कूदकर आपके सामने ही अग्नि परीक्षा दी थी, उस पर भी आप लोगों के मुख से निकलवा मिथ्यावाद सुनकर मुझे छोड़ दिया। मतलब मैंने आपकी आंखों के सामने अग्नि में कूदकर अपनी परीक्षा दी, अपनी सफाई दी, अपनी विशुद्धता जो है साबित की, फिर भी आप लोगों के मुख से निकला हुआ गलत बात सुनकर मुझे जो है छोड़ दिए। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है? ऐसा होना चाहिए था? ऐसा जो है यहाँ पे लेखक प्रश्न कर रहे हैं। अथवा क्या यह तुम्हारी विद्वता या महत्ता को शोभा देती है? क्या ऐसी बात आप जैसे राजा को, आप जैसे विद्वान को शोभा देती है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? ऐसा प्रश्न पूछे तो ऐसा संदेश जो होगा वो तो कड़वा ही लगेगा, लेकिन कड़वा जो होता है बच्चों वो बिल्कुल सच होता है और सच जो होता है वो कड़वा होता है। तो राजा मात्र कहकर उसके पास आना संदेश भेजा। यह उक्ति न किसी गंवार स्त्री की, किंतु महाब्रह्मा ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मंदवादेवी वहाँ ऋषियों के धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाली रानी की थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ी लिखी थी तो जो है मूर्ख थी और ऐसी ऐसी बातें कहकर अपने पति को जो है कड़वा वचन बोल रही थी। उन्होंने सच्चाई सामने रखा।
नृपस्य वर्णाश्रफलम यत स यो धर्मो मनुना परिणीता। सीता की धर्म शास्त्र ज्ञातता का यह प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है। सीता प्रत्याग यानी पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री को प्रत्याग बोलते हैं के कारण वाल्मीकि के समान शांत, नीतिज्ञ और समाजशील तपस्वी तक ने अस्त्ययो मन्युभर्त्रा ग्रजे में कह करके रामचंद्र पर क्रोध प्रकट किया है। अतएव शकुंतला की तरह अपने प्रत्याग को अन्याय समझने वाली सीता का रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है। ये कोई गलत बात नहीं थी। न यह पढ़ने लिखने का परिणाम है, न गंवारपन का और न आकुलता का, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से काम किया उस पर उन्होंने सच्चाई सामने रखी। पढ़ने लिखने में कोई बात ऐसी नहीं जिससे अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अनर्थ ही करता है। अनर्थ पुरुषों से भी होता है, अपढ़ो और पढ़े लिखे दोनों से होता है। बच्चों, ये बात आपको समझना है। क्या जो पढ़े लिखे नहीं होते वो अनर्थ नहीं करते हैं? वो भी करते हैं। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तो और वो दुराचार करेगा, समझदार नहीं होगा तो और पाप करेगा। इसके कारण अनर्थ और होते हैं और वह व्यक्ति विशेष का चाल चलन देखकर जाने भी जा सकते हैं। अतएव स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। ये बात गलत है। सोचना नहीं चाहिए कि वो पढ़ लिख कर अनर्थ करेंगी। जो लोग यह कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ स्त्रियाँ ना पढ़ती थीं अथवा उन्हें पढ़ने का मुमानियत थी, वे या तो इतिहास से अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। मतलब ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति या तो इतिहास से जो है ज्ञान नहीं रखते हैं या तो जानबूझकर ऐसा जो है लोगों को समाज में ऐसी बातें कहने के लिए बाध्य करते हैं। समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय होते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों कि जो लोग इस तरह से बात फैलाते हैं उनको समाज की दृष्टि में दंडनीय के पात्र माने जाते हैं। दंड देना चाहिए, समाज ऐसा सोचता है। क्योंकि स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना दोनों होता है। समाज की उन्नति में बाधा डालना होता है। अगर स्त्री नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ पुरुष ही अपने देश की तरक्की कितना कर लेंगे। इसलिए जो है स्त्रियों को नहीं पढ़ाना है, ऐसा उपदेश देने वाला व्यक्ति समाज का अपराधी होता है। वो समाज की उन्नति में बाधा डालता है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत आता है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इस कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष ना देना चाहिए। अगर इस समय कोई भी व्यक्ति अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, कोई भी बच्चा चाहे स्त्री हो या पुरुष हो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसका दोष जो है शिक्षा पे नहीं देना चाहिए। उसका दोष जो है शिक्षा पर देकर या उस बच्चे पर दे करके गलत करते हैं, बल्कि शिक्षा प्रणाली को ही बदलना चाहिए। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिया जाए? हाँ, अगर प्रणाली गलत है तो उसको सुधारा जा सकता है। उसमें सुधार करके जो है फिर से जो है उसको नियमबद्ध तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा सुझाव कोई नहीं देगा कि स्कूल के जो सारे प्रणाली हैं, जो नियम है वो गलत है तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिया जाए। ये भी गलत बात है। आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए कि उन्हें क्या पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है जो उनके जीवन के लिए अच्छा हो। किस तरह की शिक्षा उनको देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए, विचार कीजिए और फिर जी में आवे सो कीजिए। इसके बाद आप फैसला लीजिए। पर परमेश्वर के लिए यह ना कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है, वह अनर्थकार है। ये बात भगवान के लिए कभी भी ऐसा स्त्रियों के लिए मत कीजिए। वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16 आने मिथ्या है। बच्चों, अगर आप लोग ऐसा समझते हो या समाज लोग ऐसा कहते हैं कि वह अभिमान का उत्पादक हो जाएगी, उसके अंदर अभिमान आ जाएगा, घर का नाश करेगी, तो ये बात बिल्कुल 16 आने गलत है। यानी 1 रुपया में 25 पैसा सही, बाकी 12 आना बिल्कुल गलत। इस तरह से जो है ये बात पूरी की पूरी गलत मानी जाएगी। ये था पूरा अभ्यास, मतलब ये पूरा पाठ मैंने आपको समझाया है। नीचे प्रश्न अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को आपको बुक में से ढूंढ के अच्छे से नोटबुक में लिखना है और याद करना है। इसके साथ साथ आपको वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करनी है ताकि रोज़ डेली हम आपको इस तरह से वीडियो देते रहें। ओके, थैंक यू।